सर क्या एक सफर रहा, कितने चैलेंजेस रहे, आज आप जो पोजीशन अपहोल्ड करते हैं सर? पत्रकारिता हो या करियर का कोई भी आप क्षेत्र जो भी आप चुनते हैं, तो बड़ी बात ये होती है कि जब आप चुनते हैं उस चीज़ को तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आखिर आप किस उद्देश्य के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। 2026 में अगर आपको फिर से मौका मिलता है और आप मान लीजिए अगर आप इस समय 22 से 24 साल की उम्र में वापस हैं, तो क्या आप वापस जर्नलिज्म मीडिया इंडस्ट्री को चुनेंगे? तो अब ऐसा है कि अगर मैं पत्रकारिता भी कर रहा हूँ तो पत्रकारिता के साथ 2-3 और चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ, या मुझे कुछ असाइनमेंट करने हैं, मुझे लेखन कार्य करना है, मैं वो कर सकता हूँ। तो मेरे दिल में जो जोश जुनून था वो आर्मी में जाने का था कि मैं आर्मी यूनिफॉर्म मुझे चाहिए थी किसी भी तरीके से। आज सर बच्चे नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या फिर जो इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे? अगर नौकरियां 100 उपलब्ध हैं और 1000 लोग उन नौकरियों के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को वो नौकरी मिले। तो बाकी 900 लोगों को अपने लिए कुछ ऐसी सोचना चाहिए कि हमें अपने विकल्प तैयार रखने चाहिए। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और दोस्तों आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट सीरीज। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं भारत भवन में और यहाँ पर चल रहा है उद्दंड मार्तंड कार्यक्रम, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और वीर भारत न्यास मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं 200 साल का इतिहास हिंदी पत्रकारिता का। जी हाँ, उद्दंड मार्तंड जो पहला हिंदी अखबार था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इस अखबार को अभी तक 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और 1826 में स्टार्ट होने के बाद 1827 में वो बंद भी हुआ था। उसके बाद बहुत सारे हिंदी अखबार आए और हिंदी पत्रकारिता की नींव उसी अखबार ने रखी, ऐसा हम लोग मानते हैं। और आज 2026 में भारत भवन की इस पावन भूमि पर हम मिल रहे हैं उन तमाम मीडिया कर्मियों से, मीडिया के उन लोगों से जिनकी कहानियाँ, स्टोरीज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनने समाज को एक नई दिशा दिखाने में हमेशा मदद करी है। तो आज की इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही खास मेहमान हैं, सुधीर दीक्षित सर। सर को 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव है दोस्तों मीडिया इंडस्ट्री में और एक हाई पोजीशन सर अपहोल्ड करते हैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर। अभी वर्तमान में सर न्यूज़ 18 में हैं, जिसमें MPCG के हेड हैं सर, जिसमें संपादक के रूप में सर हेड कर रहे हैं। और अगर हम बात करें सर का, तो एक दिलचस्प ये भी है कि सर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में भी गए हुए हैं। वो क्यों, कैसे, क्या कहानी है, वो आप इस पॉडकास्ट में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, इतना महत्वपूर्ण समय सर हमें देने के लिए। सर कैसे हैं आप? और भारत भवन में सर ये कार्यक्रम जो हो रहा है, पूरे मैं कहूँगा सर पत्रकारों का इसे महाकुंभ कहना गलत नहीं होगा, मीडिया इंडस्ट्री के जगत का महाकुंभ हम इसे कह सकते हैं। तो कैसा आपको लग रहा है सर ये कार्यक्रम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि ये एक अद्भुत आयोजन है। बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता के सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में अगर हम 200 साल बाद भी देश के पहले हिंदी अखबार को याद कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पत्रकारिता में बदलाव ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो बनी हुई है। तो ये आयोजन मुझे लगता है संभवतः देश में इकलौता आयोजन है जो पत्रकारिता की गरिमा के लिए भी ठीक है और लोगों तक पहुंचने के लिए भी ठीक है कि आखिर हम कहां से चले थे और हम कहां तक पहुंचे हैं। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा आयोजन है और मैं पूरी टीम को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर ऐसे आयोजन ना, मतलब माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी जो है और वीर भारत न्यास है, दोनों का सर एक जो मोटो है कि यार जो आज की तारीख में सर जो मीडिया के बच्चे निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जो देश दुनिया के लोग मीडिया को देख रहे हैं, वो मीडिया को जानें, उनकी स्टोरीज को समझें, बच्चे सीखें कि कैसे काम किया जा सकता है। सर क्या एक सफ़र रहा, कितने चैलेंजेस रहे, आज आप जो पोजीशन अपहोल्ड करते हैं सर, कितनी कठिनाइयों का सामना करके आप वहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? और आज 2026 में जब आपने शुरुआत की थी, मैं मानता हूँ कि सर आज समय बदल गया है, चीज़ें बदल गई हैं, काम करने के तरीक़ों में भी बदलाव है, काम वही है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए बड़ी चीज़ होती है कि ये एक सफ़र है। जब आप इसको शुरू करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आप तय नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता हो या करियर का कोई भी आप क्षेत्र जो भी आप चुनते हैं, तो बड़ी बात ये होती है कि जब आप चुनते हैं उस चीज़ को तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आखिर आप किस उद्देश्य के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। सर आपका क्या उद्देश्य था सर? देखिए मेरा तो आप संयोग मान सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कई बार आप जो चीज़ें सोचते हैं, जो आप तय करते हैं, वहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं तो बेसिकली जैसे हम बता रहे हैं ना कि वीर भारत के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। तो मेरे दिल में जो जोश जुनून था वो आर्मी में जाने का था कि मैं
आर्मी यूनिफॉर्म मुझे चाहिए थे किसी भी तरीके से। उसके लिए मैंने जो प्रयास कर सकता था, मैं खेलों के ज़रिए, एनसीसी के ज़रिए, सारे ज़रिए से मैंने पहुंचने की कोशिश की। एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, मैं जोधपुर में ट्रेनिंग में था, तो पैर में फ्रैक्चर मेरे हो गया, तो उस वजह से मैं कई लंबे समय तक उसको रिकवर मैं नहीं कर पाया। तो फिर सोचा कि अब चलिए कुछ करें तो प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। उनकी तैयारियां करते करते सारी चीज़ों के बीच में लिखने पढ़ने का शौक़ था, तो सोचा कि चलो इसी बहाने फिर ईटीवी में मौका मिला मुझे करने का जीवन में पहली बार। तो उसकी एग्ज़ाम निकली थी, तो उसकी मैंने एग्ज़ाम दी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस संस्थान से मैंने ट्रेनिंग के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, आज उसी इंस्टीट्यूट को मैं हेड कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। सर, इसमें अगर आप देखें, क्या संपादक जब हम लोग देखते हैं तो सर एक जैसे आप हैं, तो हम बच्चे हैं सर, शायद कहना गलत नहीं होगा, पर आप जो आपकी मेंटेन जो आपने अपनी बॉडी को किया हुआ है, इसका क्या खास कारण है सर? क्योंकि इतना टेंशन, इतना चीज़ों का होता है सर, इतना मैं मानता हूँ कि बहुत सारी जो हेक्टिक चीज़ें होती हैं, उस बीच में आप अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं कि जो आपने फिट एंड फाइन अपने आप को रख रखा है? क्योंकि आज की तारीख में सर मेंटल हेल्थ पे इस महीने हम बात करते हैं, ये जो महीना होता है हम उससे मानते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो देखिए, हमारा तो टेलीविज़न बेसिकली दिखने का ही काम है। हाँ। तो टेलीविज़न पे आपको प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेबल होना पड़ता है, उसके लिहाज से आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसा कोई खास नहीं है कि कोई अलग चीज़ आपको करनी होती है या आप कुछ अलग से कर रहे हो। बड़ी चीज़ ये होती है कि काम आपको करना है। आप मेंटल स्ट्रेस की आप बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, कई तरह के होते हैं। हम अभी कोई लोग जो हमें सुन रहे होंगे या जो लोग देख रहे होंगे, तो हर व्यक्ति के पास अपने अपने तरह का मेंटल स्ट्रेस होता है। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि काम आपके सामने जो काम आता जा रहा है, उसको आपको रोकर भी करना है, तो आपको हंसकर भी करना है। तो जब हंसकर ही आप कर सकते हो, तो रिजल्ट आपको देना है उसके बारे में। तो रिजल्ट अगर आपको अच्छा आता है, तो वो आपको मुस्कुराने का मौका भी देता है। तो मुस्कुरा के काम करिए, रिजल्ट अच्छे होंगे तो मुस्कुराने का मौका मिलेगा, वरना रोने से तो कोई काम चलेगा नहीं। सर, 2026 में अगर आपको फिर से मौका मिलता है और आप मान लीजिए अगर आप इस समय 22 से 24 साल की उम्र में वापस हैं, तो क्या आप वापस जर्नलिज्म मीडिया इंडस्ट्री को चुनेंगे? निश्चित तौर पर तो मैं नहीं कह सकता। हाँ। क्योंकि अगर मैं उस उम्र में मैं जाता हूँ, तो उस समय के जो चैलेंजेस है, जो 22-24 के समय के चैलेंजेस होने चाहिए, हाँ। उस चैलेंजेस को देखते हुए हमारे वक्त इतने विकल्प आपके सामने उपलब्ध नहीं थे। आज आपके सामने कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। तो बड़ी चीज़ ये कि आपके लिए अब ये डिसाइड करना बहुत आसान हो गया है कि मुझे किस तरफ जाना है। तो अब ऐसा है कि अगर मैं पत्रकारिता भी कर रहा हूँ, तो पत्रकारिता के साथ 2-3 और चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ, या मुझे कुछ असाइनमेंट करना है, मुझे लेखन कार्य करना है, मैं वो कर सकता हूँ। सर, ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है सर, ये मैं मानता हूँ कि कम्युनिकेशन स्कूल्स में मैं मानता हूँ कि शायद पहली बार इंडिया में हो रहा होगा। चाहे आप AJ गिरवा इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली की बात करें, चाहे जामिया मिलिया की बात करें, IMC दिल्ली की बात कर लें, हम माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो करा रहा है उसकी बात कर लें, तो सर ये मीडिया इंडस्ट्री के सारे बच्चे आपको देखेंगे। आज सर बच्चे नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या फिर जो इंडस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं अपने आप को, दर दर भटकते भी हैं, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री है सर मीडिया, सत्य तो ये है। परंतु आप उनको क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो? अगर, क्योंकि आप भी सर जिस पोजीशन पे आप हज़ारों बच्चों को देखते होंगे, लाइन लगाकर लोग रहते हैं, तो उसमें आप क्या एक गाइडेंस देना चाहेंगे? आप भी देखते होंगे कि नहीं, ये बच्चे जो एक बड़ा सैलाब निकल रहा है, उसमें से ये बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, ये सेट ऑफ बच्चे शायद कुछ सही डायरेक्शन है, तो आपके हिसाब से क्या आप देखते हैं उस पोजीशन पे? देखिए, मतलब अगर चूंकि हम यहाँ पर पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम पत्रकारिता को देख पा रहे हैं। हाँ। तो हमको हमारा कैनवास थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ की बात करें या कॉमर्स की आप बात करें, जितनी भी स्ट्रीम्स आप पढ़ी जा रही है या पढ़ाई जा रही है, हाँ। उन सब में कमोबेश ये स्थिति ही है। हाँ। तो आप ये मान के सकते हैं कि चैलेंज की जो चुनौतियाँ हैं, हाँ। उसकी कई धाराएं निकल रही हैं। हाँ। हर सब्जेक्ट है, हर स्ट्रीम है, उसकी अलग अलग धाराएं निकल रही हैं। हाँ। सभी धाराओं में वही स्थिति है कमोबेश कि आपको चैलेंजेस झेलने ही झेलने हैं। हाँ। और जाहिर है, जब कोई चीज़ के पीछे आप जाते हो, या किसी नौकरी की हम बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि नौकरी के लिए लोग जूझ रहे हैं, तो अगर नौकरियां 100 उपलब्ध हैं और 1000 लोग उन नौकरियों के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को वो नौकरी मिले। तो उनमें जो 100 टॉप प्रतिभाएं होंगी, या 1% आप ये मानिए कि उनमें सौभाग्यशाली भी होंगे, वो उन 100 लोगों को करेंगे। तो बाकी 900 लोगों का क्या? तो बाकी 900 लोगों को
अपने लिए कुछ ऐसी सोचना चाहिए कि खास तौर पर हम बात भी करते हैं और प्रैक्टिकली भी है कि हमें अपने विकल्प तैयार रखने चाहिए। अब नहीं गया कि मैंने एक टारगेट कर रखा है और उसको अचीव करने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगा दूँ, सब कुछ कर दूँ। आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो यूपीएससी की हम बात करें या किसी चीज़ की बात करें तो उसमें आपको अपीयर होने की जो संख्या है वो सीमित कर दी गई है। वो इसीलिए है कि आपको पता है कि अगर मैं यूपीएससी 3 बार में नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं, तो मुझे अपना विकल्प सोच लेना चाहिए। तो उसी तरीके से आपको जब पता चल रहा है, जब आप जिस चीज़ में जा रहे हो स्ट्रीम में, तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मैं इसमें अगर सफल नहीं हो पाया तो मुझे अपनी चीज़ों में क्या करना होगा। और वैसे भी अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको नेम फेम है, लेकिन अगर आप पैसे के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको अन्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। बेशक, बहुत सही सर। सर आज आप जिस पोजीशन पे हैं, आप बच्चों के लिए सर इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप पहले स्टेज पे थे, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन थी, और आज भी क्या आपके लिए कोई इंस्पिरेशन है कि आपको देख के किसी व्यक्ति को लगता हो कि यार आई वांट टू बी लाइक हिम और हर? देखिए, ऐसा हर बार होता है कि जो कहते हैं कि दूसरों को देख के लगता है कि उसके पास कुछ है, लेकिन एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि दूसरे के पास जूते बहुत अच्छे हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं कि उसके जूते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी उस बारे में हम विचार नहीं करते कि जिसके पास पैर ही नहीं है वो क्या सोचता होगा, वो क्या सोचता। तो मुझे ये लगता है कि हमको वो नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के बारे में ये विचार करें कि उसका क्या है। मैंने क्या तय किया, मुझे कौन सी चीज़ प्रसन्नता दे रही है, मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है, मुझे वो करना चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ आपको कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि किसी ने क्या कर लिया या किसी ने क्या हासिल कर लिया। मुझे जिन चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद है। मैं लोगों से कभी भी, मैं सड़क पर कहीं जा रहा होता हूँ, चौराहे पर सिग्नल का टाइम होता हूँ, तो मैं कई बार सिग्नल पर गाड़ी रोक के उतर के जो बच्चे वहाँ अखबार बांटते हैं, खेलते हैं, मैं उनके साथ खेल भी लेता हूँ कई बार जाके, तो ये मुझे उसमें आनंद मिलता है। तो ये अपना, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत लेवल पर हर व्यक्ति की चॉइस हो सकती है कि उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि करना वही चाहिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, लेकिन दूसरों को तकलीफ न देते। बेशक सर, अगर मैं आपसे वन वर्ड आंसर में पूछूं कि आपके लिए पत्रकारिता क्या है, जर्नलिज्म आप क्या समझते हैं सर, एक लाइन में आपको आंसर देना है, आपके लिए पत्रकारिता क्या है? भरोसा। भरोसा। पत्रकारिता भरोसा है कि अगर मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ तो मुझे ये भरोसा होना चाहिए कि मैं जो दिखा रहा हूँ वो उस पर सामने वाला भी भरोसा करे। जैसे फेक न्यूज़ का ज़माना भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर ऑथेंटिक चीज़ें लानी बड़ी मुश्किल होती है, तो ये चैलेंज भी है, लेकिन मुझे लगता है भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। सर, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया का इतना लंबा सफ़र आपका रहा है, चाहे प्रिंट की बात करें हम, आपने पूरा ट्रांजिशन देखा। आज हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, डिजिटल मीडिया के दौर में हैं, जहाँ पर स्पीड को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कंटेंट की स्पीड को देखा जाता है कि कितनी जल्दी हमें चीज़ें देखने को मिल जाएँ। और दो चीज़ें यहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर दो चीज़ों की लड़ाई चल रही है सर, एक्यूरेसी और स्पीड। तो आप क्या मानते हैं, क्या ज़रूरी है, स्पीड या फिर एक्यूरेसी? क्योंकि सर स्पीड भी ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि दुनिया एक रफ्तार से बढ़ रही है, वर्ल्ड वाइड हम लोग आज बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कैसा मानते हैं सर? देखिए, रफ्तार तो, मेरा ये कहना है कि रफ्तार तो होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा रफ्तार होती तो एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ जाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि एक्यूरेसी का स्पीड ब्रेकर बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रफ्तार पकड़ रहे हो तो एक्यूरेसी का स्पीड ब्रेकर ज़रूर लगाए उसमें, चीज़ें देर से जाए, कम जाए, लेकिन सही जाए। ऐसा नहीं हो कि स्पीड में आप गलत चीज़ें पहुंचा दे, तो स्पीड में ज़्यादा गलत चीज़ें पहुंच कर जब इकट्ठा हो जाएगी तो वो स्क्रैप कहलाएगी। लेकिन अगर आप कम समय में कम चीज़ें एक्यूरेसी के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कनेक्ट भी करेंगी लोगों को, और उसी से आप, भरोसा जीतने में बहुत समय लगता है लेकिन खोने में आपको सेकंड्स लगते हैं। तो मुझे लगता है भरोसा जीतने की चुनौती है, तो वो स्पीड ब्रेकर और स्पीड दोनों को मेंटेन करते हुए कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है मेरा, एक लंबा अनुभव सर आपका रहा है, अभी आप जिस पोजीशन पे हैं सर, आप आगे भी देख रहे हैं किस तरफ डायरेक्शन जाएगा, वो सब आप सेटल डाउन करते हैं, आप तय करते हैं कि क्या होना है। क्या लगता है सर आपको स्कोप मीडिया का ओवरऑल, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल हो, सोशल मीडिया हो, अब स्कोप किस तरफ जा रहा है सर? प्रिंट का एक समय चल रहा है, रेडियो का भी एक समय, सर एक प्राइम टाइम, हर एक मीडिया का एक प्राइम टाइम था, है, तो अब आपको आगामी 10 साल किसका लगता है? हम 2026 में है, 2036 से 40 तक आपको क्या लगता है सर? मुझे इसमें लगता है कि ये, आप ऐसे समझिए इसको कि जैसे ट्रेन की दो पटरियाँ होती है। जब अखबार चल रहे थे, टेलीविज़न जब आया तो कहाँ ये जाने लगा था कि टेलीविज़न अखबार को ख़त्म कर देगा या उसको समाप्त कर देगा। ऐसा हुआ नहीं। दोनों ने अपने रास्ते बनाए, पाठक वर्ग अलग है, दर्शक वर्ग अलग है। जब रेडियो था, रेडियो के साथ भी यही हुआ, तो और उसके बाद अब आ गया डिजिटल मीडिया। तो मुझे लग रहा है कि अखबार है, फिर रेडियो है, फिर टेलीविज़न आया और अब डिजिटल मीडिया, तो ये 4 स्तंभ है, या तो मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकारिता के 4 धाम है। उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोगों तक कैसे पहुँचे, लोगों को कनेक्ट कैसे करें। आज हम बैठे हैं, मुझे जो चीज़ कनेक्ट करती है मैं वहाँ पर समाचार देखना चाहूँगा। तो मुझे लगता है भविष्य अभी तो है सब चीज़ों का,
तकनीक आ रही है, AI आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान का मुकाबला दुनिया में कभी भी कोई कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये लंबे समय तक चलना चाहिए। सर एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि जो ये आखिरी है सर मेरा, कि ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में जो था वो आपका हर एक गाने को आप उल्टा कर सकते हैं, कुछ एक दो एक पंक्ति सर प्लीज़, किसी भी गाने को आप उल्टा कर सकते हैं सर। हाँ, मतलब उसमें ये था कि मैं किसी भी गाने को ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली गा सकता हूँ, तो उसके लिए मैं वहाँ 4 राउंड तक पहुँचा था इंडियाज़ गॉट टैलेंट में। तो कोई भी गाना जो आपको पसंद जो हो, सर आप जो आपको पसंद, जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने वहाँ जो गाना गाया था, वो गाना मैंने गाया था उसमें कि आजा मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, तो राजेश खन्ना की एक फिल्म का गाना है। तो उसकी 2 लाइन में आपको सुना के देता हूँ। उसका गाना था कि आजा हो आजा, आजा हो आजा, कि मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा, रे मेला दिने पड़त के बज मना राते राकापू, जाओ जा। सर बेशक सर, मज़ा आ गया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आशा है सर ये चर्चा और चलती रहें आपके साथ में, पर समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को अभी यहाँ पे विलंब थोड़ा सा करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।